हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कशन किया था अभी नस्ट इक्वेशन का, उसी के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन नस्ट इक्वेशन, और हम आपको उसके बारे में एग्जांपल आते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हाँ चलिए एक बहुत ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि ये क्वेश्चन है आपका AI 07 बेटा, जिसे आजकल हम लोग जेई मेंस के नाम से जानते हैं ना, वो 07 कहलाता था। एक सेल है, द सेल Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस 1m है, Cu2 प्लस 1m है, ऑब्लिक Cu है, और E0 सेल 1.10 वोल्ट है, was allowed to completely discharge at 298 Kelvin, was allowed to completely discharge at 298 Kelvin. The relative concentration concentrations of Zn plus 2 Cu2 plus means इनका रेशियो पूछा है, इनका रेशियो पूछा है बेटा। तो देखो, अलाउड was allowed to completely discharge का कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दे वांट टू डिस्कस एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पे क्या डिस्कशन हो सकता है, वो इस बात का डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें कि ई सेल E0 सेल इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था, 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जरा देखिए आप, तो ये आपका 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 होते हैं, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और लॉग के इक्विलिब्रियम, इस सेल की रिएक्शन भी आपको लिख के दिखाई थी, फिर से लिख दूं क्या? आप जानते हो ना इस सेल की रिएक्शन भाई ये तो प्रॉब्लम अलग हो गई। यहाँ इस सेल की रिएक्शन आप जानते ही हो कि ये होती है, ठीक है। तो ये आपका Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस आ गया, और ये E0 सेल आ गया। E0 सेल इज 1.10, E0 सेल इज 1.10। इस तरीके से ये 1.10 डिवाइडेड इनटू 2 to 0.0591, which is log of Zn2 plus of Cu2 plus, ये बेटा इसको निकालना था आपको। अब जरा समझिए, आप यहां पर बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। चलिए देखिए कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन करके सॉल्व करिए कितनी वैल्यू आ रही है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, लॉग Zn ऑब्लिक
37.3 एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो log दिस इज ऑन द बेस ऑफ 10, तो ये जो रेशियो होगा Zn2 प्लस का और ये आपका Cu2 प्लस का, दैट विल बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 37.3, ये होगा बेटा। कोई ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है? अगर याद रखिएगा जब भी कभी log है, x है ऑन द बेस ऑफ, ये मान लीजिए a की वैल्यू आती है तो x बराबर होता है 10 टू द पावर a। इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले रिलेशन को जरूर याद रखिए, ये आपकी वैल्यू जरूर आती है, बहुत बार डिस्कस किया जाता है बेटा। तो इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी और आपके सामने आए तो उनको आप बहुत ही ईमानदारी के साथ करते चले जाइए और चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। डी ऑप्शन था इसमें, ये डी ऑप्शन था इसमें, ये वाला। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि AIEEE जो मैं आपको सिखाना भी चाह रहा था। इससे पहले कि ये क्वेश्चन हो, मैं एक बात और आपको सिखा दूं तो शायद आप वो समझ लो, या फिर मुझे नहीं लगता कि आपको समझने की उस बात को जरूरत है। इसी क्वेश्चन के अंदर आप चीजों को सीख ले जाओगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं तो आपको खुद ही इन बातों का क्लियर हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन में क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है AIEEE 08 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी इस बार के एग्जाम में बहुत होती है। बार बार आप जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, सेम पैटर्न पे रिपीट करते हैं, और इवन की जेई मेन के क्वेश्चन, जेई नीट के लिए तो इस समय मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं बेटा। इनमें से एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनमें से ये वाला क्वेश्चन है बेटा, गिवन E0 CR3 प्लस ऑब्लिक CR is equal to minus 0.72 volt and E0 Fe2 plus oblique Fe minus 0.42 volt. For the potential for the cell, the potential for the cell CR oblique CR3 plus, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1 m एंड Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.01 m oblique Fe is, फर्स्ट ऑप्शन है 0.26 B, सेकेंड ऑप्शन है 0.399 V, थर्ड ऑप्शन है -0.339 V, फोर्थ ऑप्शन है -0.26 V। ठीक है बेटा, फोर्थ ऑप्शन ये है। चलिए अब बताइए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए बेटा इस क्वेश्चन को।
देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब आप देखिए, आपको इस सेल पोटेंशियल निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात, आप ई नॉट सेल निकालिए, सेल पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हो। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आप ई सेल निकालना चाहते हो, ई सेल निकालने के लिए आपको पहले ई नॉट सेल तो पता हो, और यहाँ ई नॉट सेल दिया ही नहीं है। 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग, और क्यू तो आप सेल रिएक्शन से निकाल लोगे, सेल रिएक्शन में भी लिख लेंगे, वो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमें ये चाहिए, ठीक। अब ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये सेल ये दिए, सेल रिएक्शन दिए, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। दोनों ही हमारे क्या दिए हुए हैं? दोनों ही हमारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। दोनों ही हमारे रिडक्शन, देखिए ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। जब रिडक्शन ही दोनों दिए होते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। राइट में कौन है? तो ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। अब राइट में कौन है? राइट में है आपका -0.42, ठीक। लेफ्ट में कौन है? -0.72। माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से ये आपका +0.30 V आ गया। ये आपका ई नॉट सेल निकला है बेटा। यहां से आपने राइट माइनस लेफ्ट कर दिया। राइट माइनस लेफ्ट मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है ना सब, कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। राइट और लेफ्ट किससे होता है? इस सेल पोटेंशियल, इससे सॉल्व ब्रिज होता है ना, ये पैरेलल वाला। तो इसके राइट में आप, और ये इसका लेफ्ट होता है। तो इस तरीके से हमने इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों का कोई भी डिस्कशन नहीं किया, और ना इनकी सबकी करने की जरूरत है बेटा। तो सबसे पहले हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। अब हमें इसको लगाना है, तो इसको लगाने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्यू में यहाँ पर वैल्यूज रखनी है। तो इसके लिए हमें इसकी सेल रिएक्शन चाहिए। तो आप एक काम करिए, अब सेल रिएक्शन को हम लिखते हैं कि सेल रिएक्शन इसकी कैसे लिखी जाएगी। हाउ टू राइट डाउन सेल रिएक्शन। हम इसकी सेल रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेल रिएक्शन को पूरा करने के लिए आपको पहले हाफ रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा। इसकी जो हाफ रिएक्शन दी गई है, ये दी गई है पहली वाली, क्रोमियम आपका इसमें जा रहा है, क्रोमियम 3+ में जा रहा है, और इसका मतलब वहां पे 3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, तभी ऐसा होगा, ठीक। उसके अलावा दूसरी हाफ सेल रिएक्शन दी गई है कि Fe2+ Fe में जा रहा है, Fe2+ Fe में जा रहा है। तो बेटा ये तो हाफ हाफ के लिए है 3 और 2, लेकिन आप इसको इक्वल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आए नहीं, तो इनको ऐड तो कर नहीं सकते, तो इनको सेल रिएक्शन तो बना नहीं सकते। तो इनको सेल रिएक्शन बनाने के लिए हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों तरफ नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। इस तरीके से हम करेंगे बेटा। जब हम इस तरीके से करेंगे और उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी सेल रिएक्शन बनेगी। देखिए ये बनेगा आपका 2Cr, और ये बनेगा आपका 3Fe + 2। ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका बन जाएगा 2Cr3+, और ये आ जाएगा आपका 3Fe। इस तरीके से ये चीजें होंगी आपके सामने। ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई बेटा। अब अगर ये सेल रिएक्शन आ गई तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां से देखे जाए तो कितने आए? 6। भाई आपने जब सेल इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6 करके ही तो हमने ऐड किया था, 3 to the 6, 2 3 the 6। अब यहाँ पर 6 करके हमने ऐड किया तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 6 ही आए। इसका मतलब n भी हमें पता हो गया। अब हम ई सेल की वैल्यू रख देंगे। ई सेल विल बी इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई 6 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है बेटा? Cr3+ का कॉन्सेंट्रेशन है, और जो इसका स्टोइकियोमेट्री होती है वो इसकी पावर बन जाती है। ये कौन है? ये सॉलिड है। तो सॉलिड को लिखो मत लिखो क्या फायदा, लिखोगे तो भी कैंसिल मानना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है बेटा। इसी तरीके से ये Fe है, Fe2+ है, लेकिन अब ये देखो इसका कोफिशिएंट 3 है, तो यही इसकी पावर बन जाएगा। इस तरीके से ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे तुम रख दोगे 0.30, जो अभी तुमने निकाली थी। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, आप इस पूरे को सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये आगे आपका आ गया 0.30, ये आपका आ गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 6, और ये आपका आ गया लॉग Cr3+ की वैल्यू। देखो सेल रिएक्शन के अंदर Cr+3+ की वैल्यू दी गई है 0.1 दी गई है, और इसकी वैल्यू दी गई है
0.01 और ये क्यूब है बेटा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए जरा। ये 10 टू द पावर -1 होगा तो -2 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 है तो -6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को सॉल्व करने में भी तो दिक्कत ही आएगी ना, तो उसको भी हल कर देते हैं कि आखिर कैसे ये सॉल्व होगा। ये ई नॉट सेल आ गया आपका -0.0591 डिवाइडेड बाई 6 लॉग। अब देखो वो 10 टू द पावर -1 होगा तो वो पावर की वजह से -2 हो जाएगा, वो -2 होगा तो पावर की वजह से -6 हो जाएगा। ऊपर जाएगा बेटा, जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 + 6 बन जाएगा और ऊपर वाला +4 बन जाएगा और +4 बन जाएगा। ये देखो ये वैल्यू 10 टू द पावर 4 बन जाएगी और 10 टू द पावर 4 लॉग 10 टू द पावर 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.30 है, ये 0.0591 है, ये डिवाइडेड बाई 6 है और इसकी वैल्यू हमारी 4 आ गई। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपका 2 2 एंड 2 3 6 हो गया और आपका ये आपका बन जाएगा पॉइंट, कैलकुलेशन आप कर लो, 0.30 माइनस और 0.0, 3 2 3 1 6, 20 3 9 27, 3 7 ये इंटू 2, ये आ गया बेटा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19। इस तरह से आप इन चीजों तक पहुंच जाओगे। ये माइनस कर दो, तो जब माइनस कर दोगे तो आपके सामने खुद ही आंसर आ जाएगा और मुझे और ज्यादा कहने की क्या जरूरत है। जो भी 0.30 से थोड़ा सा भी कम हो वही आंसर बोल दो और पहला वाला ऑप्शन देखो 0.26 आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी बेटा। अगर इसमें कोई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड हो जाए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो जाए होता है मान लीजिए, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में नंबर 1 पे आता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नंबर 2 पे आता है सिल्वर क्लोराइड, नंबर 3 पे आता है कैलुमल इलेक्ट्रोड। ये सब रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इनकी हेल्प से हम लोग
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, इन्हें बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है जरा देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने एक सपोज करिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया और उसमें आपने एक ऐसा बॉक्स ले लिया और एक प्लेटिनम की वायर ले ली और ये आपने एक प्लेटिनम ब्लैक का इलेक्ट्रोड ले लिया। हाँ, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर का ये वो ले लिया और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 m की ले ली और ये आपने H3O+ ले लिया बेटा। ये आपका प्लेटिनम की ब्लैक प्लेट है, यानी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इसमें यूज किया गया। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन ली गई इसलिए इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा गया। अब ये जो है ना, ये दोनों की तरह काम करेगा, ये एज ए एनोड भी काम करेगा, एज ए कैथोड भी काम करेगा। जैसे अगर ये एज ए एनोड काम करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी ऐसे होगी। एज ए एनोड अगर होगा तो ऐसे होगा और इसका जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा, 0.00 वोल्ट। और अगर ये एज ए कैथोड काम करे ऐसे कैथोड काम करे तो ऐसे कैथोड क्या होगा कि ये आपका 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर इस तरह की रिएक्शन को देगा और यहां पर भी इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। समझ गए? जैसे मान लो इफ यू वांट टू मेजर Zn/E0 Zn/Zn2+, मान लीजिए ये करना चाहते हो आप, तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको क्या करोगे, इसको आप एनोड की तरफ लगाओगे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको आप ऐसे, जैसे ये देखो, इसके पोटेंशियल को अगर आप निकालना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, इसको Zn करोगे, ये ZnSO4 करोगे। ठीक, और इसके साथ ये वाला आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐड कर दोगे। ये 1 m H3O+ और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से ये आपका सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो जाएगा बेटा और ये आपका बल्ब से जुड़ गया। ठीक है, ये आपका अलग हो गया, तो ये एज ए एनोड हो गया और ये एज ए कैथोड हो गया। तो इसकी जो सेल रिएक्शन, सेल नोटेशन होगा या सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी जो सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी। इसकी सेल रिएक्शन में आप देखो दो चीजें होंगी, एक Zn2+ में गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और दूसरा 2H+ इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है और वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहां पे हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है, ये कहां पे हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। इन दोनों की सेल रिएक्शन को आपने निकाल लिया, ये क्या बनी, ये बना ऐसे, दो से ट्रांसफर, ये बना ऐसे। ठीक है, अब इसका सेल नोटेशन क्या हो गया, H2 को दिखाओगे तो क्या, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ पर ये आपका 1 है।
ठीक है। अब तुम यहां लिखना चाहते हो ई सेल ई Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, मान लो ये लिखना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, ई नॉट इसी का पूरा निकाल दो ना, यहाँ तो छोड़ो, उसको क्या करोगे, हाँ इसी का करो। ई सेल तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Zn2 प्लस इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई Zn इंटू H प्लस का स्क्वायर। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 है, ये वैल्यू भी 1 है। अगर दी है 1 तो 1 1 सब रख दो। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आप इसकी सेल की उसकी बात करोगे तो ये कहलाएगा ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn। अगर मैंने आपको ई नॉट सेल ही ना पता हो, और ये आपका ये हुआ, ठीक। अब ई नॉट सेल आपको निकालना है, मान लीजिए ई नॉट सेल आपको निकालना है, तो ये बराबर क्या होगा, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस प्लस ई नॉट H प्लस ऑब्लिक H2, और ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, समझ गए। तो इस तरीके से जो ई नॉट सेल आएगा ना यहां से, वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। यस, तो इस तरीके से हमने हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना सीखा, समझ गए। इस तरह से हम हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कवर अप करना और अच्छे से निकालना सीख लेते हैं। मान लीजिए यही सिचुएशन सपोज करिए कॉपर की होती, तो कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। इन दैट सिचुएशन, और हम निकालना चाह रहे थे ई नॉट Cu2 ऑब्लिक Cu, ये निकालना चाह रहे थे। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, तो हमें हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ेगा, और हमें कहना पड़ेगा ई नॉट सेल विल बी इज इक्वल टू ई नॉट हाइड्रोजन ऑब्लिक H प्लस प्लस ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, क्योंकि हम यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को एज ए एनोड लेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका लेंगे, और कॉपर का इसके कंपैरिजन में रिडक्शन लेंगे, समझ गए। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अपने आप ही, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई आप हाफ का नहीं निकाल सकते, फुल का निकालोगे, तो फुल की मदद से हाफ अपने आप निकल आएगा, इसकी मदद से फुल हाफ अपने आप निकल आएगा। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम कैसे हाफ इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने इन चीजों को सॉल्व किया। इनकी इक्वेशंस कैसे बनेगी और इनकी इक्वेशन से हमें कैसे चीजें सॉल्व होंगी, वो भी हमने चीजों को देखा। एक बार हमसे कॉपर के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपर की अगर इक्वेशंस बनेंगी तो कैसे बनेगी और उनको कैसे डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं, और फिर हम सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का यूज कर लेते हैं। फिर इन चीजों का यूज करते हुए क्वेश्चंस की डिस्कशन को शुरू करते हैं बेटा। अब जरा समझिए इस बात को कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर, तो कॉपर में क्या हुआ, कॉपर को आप क्या करोगे पता है, कॉपर को आप ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, क्योंकि उसको आपको लेफ्ट में लेना पड़ेगा।
इससे क्या होगा, इससे रिएक्शन मिलेगी आपको, और इससे क्या होगा, अब दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है बेटा। तो इसका यूज कर लोगे, अगर हाइड्रोजन का प्रेशर दिया होगा या इसका कुछ वैल्यू दी होगी या इसकी वैल्यू दी गई होगी, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में तो हमने बताया था कि ये 1 m दिया जाएगा, ये 1 एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। तो इनका यूज करते हुए आप ई नॉट सेल ही नहीं बल्कि ई नॉट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने ई नॉट सेल वहां पे, ई नॉट सेल की जगह तुमने रखा था नहीं है, हाँ तुम समझ गए ना -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉग ऊपर जो भी वैल्यूज है नीचे जो भी वैल्यूज है। तो इस तरीके से आप ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ना निकालकर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो किसी इलेक्ट्रोड का विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से चीजें आपको क्लियर होती चली गई होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि कैसे कैसे कहां कहां का पर क्या क्या मिल सकता है आपको। 1 मिनट के लिए चार्ज कर लूं मैं अपने इस पेन को दोबारा से, पेन आज कुछ जल्दी डिस्चार्ज हो गया। एक बार इन सारे पॉइंट्स को बेटा रिवाइज करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज दीज ऑल पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करिए तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें कहाँ तक आपके फेवर में आती हैं।
एक क्वेश्चन है इसी तरह का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन है हमारे सामने. लेट्स डू दिस. AIEEE 011 AIEEE 011 में क्वेश्चन दिया हुआ है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल will be negative if फर्स्ट ऑप्शन है वन है P हाइड्रोजन 2 एटमॉस्फेयर वन है The reduction potential of half cell will be negative. देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल. अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप सब जानते हो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हाफ सेल, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ना. तो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन हाफ सेल विल बी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक. अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं कि E इज इक्वल टू E सेल विल बी इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई n log K Q. यहाँ पर जो रिडक्शन ऑफ सेल है ये आपका E H प्लस ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रख देंगे क्योंकि हाइड्रोजन इधर गैस है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर ऐसे रख देंगे, है ना. आप ये सब जानते ही हो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है बेटा. ये 0 नहीं होता, ये 0 होता है ना. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है चाहे ऑक्सीडेशन आपका देखो चाहे रिडक्शन आपका देखो. अब तुम्हें इसको देखना है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल. इसका कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल. इसको नेगेटिव बनाना है. अब आप ये बताओ मुझे अगर ये नेगेटिव बनाना है तो ये तो नेगेटिव ऑलरेडी है तो इट शुड बी पॉजिटिव. ठीक, इट शुड बी पॉजिटिव. और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो log x में x होता है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. इसको पॉजिटिव यानी अगर log x आप पॉजिटिव करना चाहते हो, देखो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं यहाँ पर. इफ यू वांट टू कि ये log x आपका पॉजिटिव हो जाए तो इसके लिए आपको x को ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा. तब ऐसा होगा. जब आप log x को अगर पॉजिटिव चाहते हो तो x को आप ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा. x यहाँ पर कौन है? x यहाँ पर ये है. तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1. इस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी ग्रेटर देन फॉर द
हाफ सेल पोटेंशियल शुड बी नेगेटिव। अब जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में जरा विचार करें कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा, विच ऑप्शन विल मैच। जैसे यहाँ ये 1 है, ये भी 1 हो जाए तो फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ग्रेटर देन कहाँ हो पाएगा। ये 2 है, ये 1 हो जाए, तो देखते हैं इसके बारे में। ये 2 है, ये 1 हो जाए, तो अगर ये 2 रखो हाँ और ये 1 रखो हाँ तो ये सही है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए देखते हैं सी गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी में 2 और 2 है, अगर इसे आपने 2 रख दिया, इसे 2 रख दिया तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये तो चीज गलत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो सी सही नहीं है, सी गलत है, ये गलत है, डी भी गलत ही होगा, करके देख लीजिए। तो मुझे लगता है आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में समझ गए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन में इवन की पीएच भी पूछ सकता है बेटा, वो पीएच पूछ सकता है, पीएच कहिए तो देखिए एक रिलेशन आपको पीएच का बिल्कुल स्टैंडर्ड बना दें मैं आपको। इसी इक्वेशन से जैसे हमने ये देखा था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, हमने देखा था ई सेल, ई हाइड्रोजन, और ये देखा था आपने -0.0591 डिवाइडेड बाई लॉग। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू -0.0 और इसकी वैल्यू अगर ये 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, अगर ये 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, इस कंडीशन लेनी पड़ेगी 1 एटमॉस्फेयर की, तो ये लॉग 1/h हो जाएगा और ये -2 इंटू लॉग h प्लस हो जाएगा बेटा। क्योंकि h की पावर ये हो जाएगा हाँ, तो रिडक्शन हाफ के लिए आपकी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 लॉग एच। लॉग एच से कुछ थोड़ी होता है, इससे इसकी वैल्यू तो -pH हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू आएगी आपकी 0.0591 pH से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो सकता है कहीं पर सीधे सीधे इसका इक्वेशन का यूज हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ की बात करता, ये तो अभी मैंने रिडक्शन हाफ की बात की, एंड 1 एटमॉस्फेयर की बात करता, तो क्या बनता, तो ये बनता, तो क्या होता, तो ये ई सेल ऐसे आता देता वो, और ये ई नॉट इसकी वैल्यू 0 होती, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग h प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू 1 ले ली, तो ये बन जाती है आपकी -0.0591 और वो 2 कैसे इधर आ जाता, वो माइनस उधर चला जाता, तो कुल मिला के ये बन जाता है। ये सारा जब आप हल करते तो ये वैल्यू आती। तो यानी कि अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल के जरिए पीएच निकालना चाहते हो तो ये आएगा, तो माइनस कहाँ गया, माइनस तो अंदर चला गया हाँ, तो ये प्लस आ जाएगा, और अगर उसमें जाना चाहोगे तो माइनस आएगा। क्लियर? मुझे लगता है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नस्ट इक्वेशन के सारे यूजेस मैं आपको कराता चला जा रहा हूँ, सारे यूजेस आप करते चले जा रहे हो, और बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है, और आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ कि आपके पास कभी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने ना आए।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये है ट्रिपली 2012 में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नीट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। For the redox reaction, Zn Cu2 plus Zn2 plus Cu taking place in a cell. Taking place in a cell. E naught cell is 1.1. V and E cell for the reaction. E cell for the reaction. बहुत easy, very easy, very easy. आप सब जानते हो E cell। यहाँ पर बेटा बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 देख रहे हैं ना। log Zn2 प्लस सॉलिड का तो लेंगे नहीं, आयन का ही लेंगे, सॉलिड का तो 1 ले लिया जाता है। E cell will be is equal to E naught cell. E naught cell is 1.10 volt minus 0.0591 divided by 2 log Zn का 1 और इसका 0.1, इसका 1 और इसका 0.1। This is 1.10 minus 2 दूनी 4 0.0529 and this is log 10 and log 10 is 1. So आप 1.1 में से 0.0295 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आपके पास होगा, है ना। So it will be approximately 1.07. 1.03 मान लो ना इसे, इस पूरे को आप 0.03 मान लो यार, इतना लंबा चौड़ा काहे करोगे। बस E cell आ गया। क्लियर हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टैंडर्ड ईएमएफ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। For a cell reaction involving a 2 electron change, the standard EMF of the cell is found to be
0.295 volt at 25 degrees centigrade. The equilibrium constant of the reaction at 25 degrees centigrade will be, first option, (29.5 into 10 to the power minus 2). C option 10, और D option 10 to the power 10। करिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ कर लेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बहुत तेजी के साथ कर लेंगे, उम्मीद करता हूं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, जरा करके देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए 2 इलेक्ट्रॉन चेंज द एन की वैल्यू 2 आ गई। स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि ई नॉट सेल ये हो गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। बस हो गया, कहानी खत्म। ये कितनी है? ये कैंसिल होगा, ये 10 आ जाएगा। दस की पावर 10। सिंपल। इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप आराम से निकाल सकते हो। बेटा यहाँ पे 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मैंने और बात की थी आपसे। देयर वर 2 मोर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक था आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका जो वो होता है, ये होता है AgCl और ये Cl-, ये इसका प्रेजेंटेशन होता है ना। इसकी जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली AgCl+, ये आपका Ag तो बन ही जाता है और ये आपका Cl- आ जाता है। यहाँ का जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस पोटेंशियल लिया था वो होता है 0.224 वोल्ट। इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं बेटा। और इसी के आगे एक चीज आती है आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड में आप मरकरी का यूज करते हो और मरकरी का यूज करके उन चीजों को आगे सॉल्व करते हो। हाउ टू सॉल्व मरकरी, हाउ टू यूज मरकरी,
इस चीज को हमने देखना है। कैलोमल इलेक्ट्रोड, चलिए और अच्छे क्वेश्चंस को मैं ढूंढने लगा, तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस इस पे कराना चाहता था सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पर। लेकिन चलिए सीधे इसी को देखते हैं, उसके बाद ही देखेंगे कुछ और। ये होता है Hg2Cl2 का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे, ये Hg मिल जाएगा और ये Cl- मिल जाएगा। इसका जो सेल नोटेशन होगा ना वो ये होगा Hg ऑब्लिक Hg2Cl2 ऑब्लिक Cl-, ये इसका सेल नोटेशन होता है। ये इस कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे और आ सकते हैं हमारे पास, हम एक क्वेश्चन और अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। देखिए बेटा, चलिए पेजेस ओवर हो गए, तो हम फिर से एक बार शुरू करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। इसको फिर से शुरू करते हैं बेटा, इसका डिस्कशन फिर से शुरू करते हैं, ओके।